फाउंडिंग फादर्स और मदर ऑफ द नेशन फातिमा जना से लेकर सारे सियासतदान, यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट, शायद कोई हो पाकिस्तान में जिसने कोई अच्छा काम किया हो और उसको पाकिस्तान में गद्दार लेबल ना किया गया हो। मैं खुद 5 साल से इस चैनल को चलाने की वजह से गद्दार लेबल किया जा रहा हूँ, लेकिन हम अपना काम जारी रखेंगे। इसी सोच के खिलाफ जो काउंटर नैरेटिव है वही पेश करने के लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है ऑफ हीरोज़ एंड विलन्स, और उसमें हम डिस्कस करेंगे आज पाकिस्तान की तारीख का पहला गद्दार, द खान ऑफ खान्स, बादशाह खान, अब्दुल गफ्फार खान, द फ्रंटियर गांधी। अक्सर लोग पाकिस्तान में कहते हैं कि पाकिस्तान को अच्छे लीडर्स नहीं मिले। मेरी राय में आपको बताया नहीं जाता आपके हीरोज़ कौन है। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल रहे थे। एक शख्स जो नेल्सन मंडेला से 10 साल ज़्यादा जेल में रहा, फिर भी उन्होंने अपनी नॉन वायलेंस की फ़िलॉसफी नहीं छोड़ी, उस शख्स का नाम खैबर पख्तूनख्वा के बाहर आज याद भी नहीं किया जाता। पाकिस्तान में बच्चों को बताया भी नहीं जाता कि ये तुम्हारा लीडर है, ये तुम्हारा हीरो है। और हम किसको हीरो मानते हैं? महमूद गजनवी, गौरी, अब्दाली, इन लोगों के ऊपर हमने हमारे मिसाइल्स के नाम रखे हैं। हमने इसी सीरीज़ की पिछली एपिसोड पिछले हफ्ते जनरल हमीद गुल पर की थी। वो भी इसी तरह की बातें करते थे कि ये लोग हमारे हीरोज़ इसलिए हैं क्योंकि हम इंडियन मुसलमानों को बचाने के लिए अब्दाली, गजनवी, ये लोग आए, हमारी मदद करने आए। जबकि आप तारीख़ पढ़ें तो सच ये है कि ये लोग माल लूटने आए थे, ना कि इस्लाम की मदद करने, ना कि इन मुसलमानों की मदद करने, ना कि इंडियंस की कोई मदद करने यहाँ पर आए थे। हाल ही में अस्मा शराजी के शो में ख्वाजा आसिफ ने भी महमूद गजनवी को लुटेरा बोला, जिसके बाद वो क्लिप बहुत वायरल हुई और ये सवाल उठना शुरू हो गए मुल्क में कि कौन हीरो है और कौन लुटेरा। महमूद गजनवी तो है नहीं है, वो तो लूट मार करके वापस चला जाता था। उस स्टैंडर्ड पे तो नहीं इनको देखा जा सकता। वो भी लूट मार करने आता था, चला जाता था वापस। हमारी तारीख में उसको हीरो पेंट किया जाता है, जो मैं नहीं मानता। देखो सुनो जानो पर फैसल वड़ाइच की एक बहुत अच्छी वीडियो है जिसमें वो महमूद गजनवी की तारीखें बताते हैं, उन्होंने आकर कितना पैसा लूटा, क्या बैटल्स की, वो डिटेल्स बताते हैं। अगर आपको और बैटल्स के बारे में जानना है तो कैप्टन जी रूस केपल ने तारीख है सुल्तान महमूद गजनवी की ट्रांसलेशन की हुई है, जिसमें सारी बैटल डिटेल्स हैं। तारीख, बैटल डिटेल्स ये जानना चाहते हैं तो ये रिसोर्सेज मौजूद हैं। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ गजनवी और बादशाह खान का जिक्र करते हुए, इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला है कॉलोनियल नैरेटिव्स, कॉलोनियल हिस्ट्रीज, दूसरा है स्टेट नैरेटिव्स, और तीसरा है जिसको मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान स्टीरियोटाइपिंग ऑफ पश्तून्स टू फर्दर स्टेट इंटरेस्ट। इन तीनों चीज़ों को अब बारी बारी देख लेते हैं। पार्ट 1, कॉलोनियल हिस्ट्रीज। 1978 में एडवर्ड सईद की एक सेमिनल किताब आई ओरिएंटलिज्म, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह ब्रिटिश, फ्रेंच कॉलोनियल हिस्टोरियंस जो हैं वो चाहते हुए या ना चाहते हुए, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, जब वो तारीख लिखते हैं इन खित्तों की, जिन खित्तों को उन्होंने कॉलोनाइज किया था, उनका एक बायस आ जाता है और उस बायस की वजह से जो कॉलोनियल एजेंडा है, जो कॉलोनियल नैरेटिव्स हैं, वो उन्हीं को पुश फॉरवर्ड करते हैं। हमने उसी तारीख को, उसी कॉलोनियल लेंस को घोल कर, गोरे हमें जिस तरह देखते थे, हम अपने आप को उस तरह देखना शुरू हो गए। एडवर्ड सईद के सेमिनल काम ने सवालिया निशान उठा दिया है सारी जो मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने लिखी थी। हमें भी पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में भी इंडियन हिस्ट्री जो लिखी गई है, पाकिस्तान की हिस्ट्री जो लिखी गई है, जो कॉलोनियल राइटर्स ने लिखी है, जो ब्रिटिश नैरेटिव पुट फॉरवर्ड करने के लिए लिखी है, जो कॉलोनियल एजेंडा पुट फॉरवर्ड करने के लिए लिखी है, जो उस इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट बायस के साथ लिखी गई है, उस पर सवालिया निशान उठाना ज़रूरी है। जिस वर्ल्ड व्यू में कॉलोनाइजर्स हमें कमतर समझते थे, जानवरों से ज़्यादा करीब समझते थे, कंप्लीट इंसान, सोचने समझने की काबिलियत रखने वाले लोग नहीं समझते थे, उसी तरह उनको लगता था कि ये क्योंकि कमतर हैं, जानवरों से करीब हैं, प्रिमिटिव हैं, जाहिल हैं, सैवेजेस हैं, ये सिर्फ सेक्रेड ड्यूटी से ड्रिवन होते हैं, ये सिर्फ मजहबी सोच, मजहबी इंतहा पसंदी, इन चीज़ों से, ये चीज़ इनका ड्राइविंग फोर्स है, ये कुछ सोचने समझने की काबिलियत तो नहीं रखते। तो यही सोच, यही कॉलोनियल लेंस, यही ऐनक पहनकर उन्होंने तारीख लिखी, और जो एक बर्रे सगीर की तारीख है जो मल्टी फैसेटेड है, जिसमें मल्टीपल वजहों से जंगें हुई हैं, मल्टीपल वजहों से इवेंट्स हुए हैं, कोई मोनोलिथिक कम्युनिटीज़ नहीं पाई जाती। दे हैव रिड्यूस्ड द इंडियन एक्सपीरियंस टू प्योरली अ रिलीजियस एक्सपीरियंस। जबकि ना तो ये हमारी तारीख है, ना तो ये हमारा लिव्ड एक्सपीरियंस है। आप लाहौर की गलियों में जाएं, जिस वक्त महमूद गजनवी लाहौर आए हैं उसी वक्त दाता गंज बख्श भी लाहौर आए थे। आज लाहौर के लोगों को दाता साहब याद हैं, दाता दरबार में वो लोग जाते हैं,
या महमूद गजनवी का वहाँ पर दरबार है, या गजनवी का नाम लेते हैं वो। फिर आप खुद सोच लें कि किसका असर ज़्यादा हुआ, किसकी वजह से यहाँ इस्लाम आया, किसकी वजह से यहाँ इस्लाम फैला और किसकी वजह से लोग मुसलमान हुए, दाता साहब या महमूद गजनवी। ख्वाजा आसिफ की इस बात के बाद हामिद मीर ने भी एक कॉलम लिखा जिसमें वो कहते हैं कि महमूद गजनवी को लुटेरा असल में कॉलोनियल हिस्ट्री ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने बनाया और अब वही बातें इंडिया का जो फार राइट है वो रिपीट करता है। मेरी नज़र में हामिद मीर ने यहाँ पर सिर्फ आधा सच बोला है। उनकी जो कंक्लूजन है, बात उनकी बिल्कुल सच है, पर उन्होंने जो कंक्लूजन उससे अखज़ किया है मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि वो रोमीला थापर को साइट कर रहे हैं। अगर रोमीला थापर की ही आप किताब पढ़ लें तो कोई शक नहीं रहता कि महमूद गजनवी जो हैं वो एक लुटेरा था। जी बिल्कुल, आप एक पार्ट अगर उसका उठा लें, एक पैराग्राफ उठा लें, एक चैप्टर उठा लें, उस किताब को समझ, हम टीपी बुक क्लब में पूरी किताब डिस्कस करेंगे। उस किताब का पर्पस ये है कि वो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दे, डिफरेंट हिस्ट्रीज दे। क्या इंडियन टेक्स्ट में लिखा हुआ है, क्या टर्को पर्शियन टेक्स्ट में लिखा हुआ है, क्या अंग्रेजी टेक्स्ट में लिखा हुआ है, क्या चीज़ मिथ्स और स्टोरीज है। तो आपको मल्टीपल चीज़ें मल्टीपल पेजेस पर मिलेंगी। उसको आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर एक चीज को रोमीला थापड़ का कंक्लूजन नहीं बोल सकते। जिस रोमीला थापड़ का हामिद मीर जिक्र कर रहे हैं वो खुद जब सेटिंग ले आउट कर रही होती हैं, फैक्ट्स ले डाउन कर रही होती हैं, तब वो लिखती हैं, महमूद ऑफ गजनवी हु हैड रेडेड अदर टेंपल टाउन्स बिफोर दिस came as usual from Afghanistan in 1026 and desecrated the temple of Somnatha and looted it of its wealth। तारीख सुल्तान महमूद गजनवी में भी लिखा हुआ है कि कैसे 30,000 लोग आए, गजनवी ने हमला किया, 7 लाख सोने के मोहर और हजारों सिल्वर और गोल्ड के माउंट चोरी किए। अगर आप ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्रीज को छोड़ दें और आप टर्को पर्शियन हिस्ट्रीज देखें तो वो तो और बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि किस तरह कितना ज़्यादा सोना आया। जब वो वापस गजनी आया तो लोगों का क्या रिएक्शन था, लोगों ने कितना सोना देखा। इनफैक्ट लेटर अकाउंट्स ऑफ द रेड ऑफ महमूद गजनवी ऑन सोमनाथा वो तो और ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं कि कितना ज्यादा सोना चुरा कर आए थे। रोमीला थापड़ आगे जाकर भी लिखती हैं कि महमूद came as a plunderer whose purpose apart from iconoclasm was to collect wealth to equip his kingdom at Ghazni and beyond। ये डिबेट है ही नहीं कि क्या महमूद गजनवी ने प्लंडर किया, लूट किया या नहीं, बिल्कुल किया। जो डिबेट है वो सिर्फ एक वाकये के बारे में। और ये बात बिल्कुल सच है कि गवर्नर एलनब्रो जो हैं उनको किसी ने बताया था कि जो सैंडलवुड के दरवाजे हैं सोमनाथा टेम्पल के, वो महमूद गजनवी चोरी करके ले जा चुका है और उसकी टोम पे लगे हुए हैं। तो उन्होंने प्रोक्लेमेशन ऑफ द गेट्स जिसको कहा जाता है वो दिया कि जी जो ब्रिटिश कमांडर अफगानिस्तान में है, जो आर्मी लीड कर रहा है, वो जाए महमूद गजनवी की टोम से और वो दरवाजे तोड़कर वापस इंडिया लेकर आए। अब ये खुदा जाने के गवर्नर जनरल एडनबरो को ये वाकया किसने बताया, क्योंकि ये वाकया, ये किस्सा आपको टर्को पर्शियन हिस्ट्रीज में तो नहीं मिलता। खैर, ये जो दरवाजे हैं ये एक सिंबल ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट बन गए, एक सिंबल ऑफ ब्रिटिश विक्ट्री बन गए, साम्राज्य की जीत का एक निशान बन गए। पर दरवाजे जब वापस लाए गए तो वो तो ना इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप के थे, ना वो इंडियन डिज़ाइन था, वो सोमनाथ टेम्पल के दरवाजे थे ही नहीं। फरिश्ता या किसी और हिस्टोरियन ने भी ये दरवाजे लूटने की कोई कहानी लिखी ही नहीं। तो हामिद मीर बिल्कुल सच लिख रहे हैं कि एलनबरो ने जो ये किया वो एक झूठ की बिना पर था। वो झूठ साबित भी हो गया, ये बात साबित भी हो गई कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के दरवाजे जो हैं वो नहीं चुराए। पर इससे वो जो कंक्लूजन अखज़ कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि महमूद गजनवी ने कुछ भी नहीं चुराया, या वो लुटेरे नहीं थे, या उनको लुटेरा सिर्फ ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्रीज ने बोला, ये सारी बातें झूठ हैं। अगर आप पूरी किताब पढ़ें तो आपको इसमें पूरी तारीख बताई जाएगी। डिबेट इन बिटवीन डिफरेंट हिस्ट्रीज है ही नहीं। ये ऑलमोस्ट गिवन एज अ फैक्ट है कि महमूद गजनवी ने चोरियां, लूट, प्लंडर किया है। इसको इनफैक्ट जो टर्को पर्शियन नैरेटिव्स हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बात को। आप अगर रोमीला थापर की किताब सोमनाथा द मैनी वॉइसेस ऑफ ए हिस्ट्री पढ़ें तो लूट मार, पैसा, सोना, चांदी किया। महमूद गजनवी ने तो यहाँ से लोग भी चोरी किए और उनको 2 से लेकर 10 दिरहम तक जाकर गजनी में बेचा। और क्योंकि रोमीला थापर का जिक्र आ चुका है तो कमेंट सेक्शन में इंडियन फार राइट ट्रोल जो हैं मुझे गालियाँ देना शुरू हो गए होंगे। जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी जो मोहम्मद बिन कासिम पे थी कि मनान अहमद आसिफ अ बुक ऑफ कॉन्क्वेस्ट में समझाते हैं कि किस तरह ये जो ओरिजिन्स नैरेटिव है कि मुसलमान इन्वेडर बनकर आए और एक हिंदू सिविलाइजेशन थी, ये ब्रिटिश के लिए कन्वीनियंट था प्रोजेक्ट करना, प्रमोट करना, क्योंकि उस कहानी में वो फिर लिबरेटर्स बन जाते हैं कि एक हिंदू मेजॉरिटी है बेचारी सी, उस पर मुस्लिम इन्वेडर्स आए मोहम्मद बिन कासिम के रूप पर और उनको फिर बचाया
ब्रिटिश लोगों ने, और ब्रिटिश कितने बेहतर हैं इन जालिम मुसलमानों से जो मंदिर तोड़ते हैं। उसी तरह रोमिला थापड़ की अगर आप किताब पढ़ें, वो आपको बताते हैं कि किस तरह हिंदू नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म में जो कॉलोनियल हिस्ट्रीज हैं वो को ऑप्ट कर ली। तो जो इंडियन नेशनलिस्ट कहने को एंटी कॉलोनियल भी थे, उन्होंने ये कॉलोनियल ट्रोप्स जो है ना ये अपना लिया। के.एम. मुंशी लिखते हैं कि 1000 सालों तक महमूद गजनवी का श्राइन डिस्ट्रॉय करना हिंदू रेस की कलेक्टिव सबकॉन्शियसनेस का हिस्सा था। ये एक अनफॉरगेटेबल डिजास्टर था। ये एलन ब्रा की रिगर्जिटेशन ही है। रिगर्जिटेशन का मतलब होता है वापस बोलना या वापस वही बातें उल्टी करके निकालना। ये कॉलोनियल हिस्ट्रीज की एक रिगर्जिटेशन है। अगेन अगर आप किताब पढ़ेंगे तो सालों साल सेंचुरीज का ट्रॉमा किया। जब ये वाकया हुआ है तो बाकी इंडिया में और जंगें चल रही थी और चीज़ें हो रही थी, उनको पता भी नहीं था। तो कोई एविडेंस आपको हिंदू टेक्स्ट में, इंडियन हिस्ट्री के अपने टेक्स्ट में नहीं मिलता कि कोई कलेक्टिव ट्रॉमा था, लेकिन इसको इन्वेंट किया गया कॉलोनियल एजेंडा पुट फॉरवर्ड करने के लिए। और फिर इस कॉलोनियल इन्वेंशन को इंडियन नेशनलिस्ट ने और अब फार राइट के लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि उनके नैरेटिव्स के लिए भी ये सूट करती थी तारीख। इंडिया की एक वास्ट ज्योग्राफी है, उसमें कई सारे कल्चर्स हैं। ये एक कॉलोनियल लेंस है कि मुसलमान जो हैं वो सोचते समझते नहीं हैं, वो बस एक मजहबी जुनूनियत से डायरेक्ट होते हैं, उसी को फॉलो करते हैं और वही चीज़ें करते हैं। ये सोचने समझने की काबिलियत नहीं रखते। रोमिला थापड़ लिखती हैं कि जिस वक्त महमूद गजनवी ने इन्वेड किया, उसी वक्त इंडिया के ईस्ट में छोला किंग राजेंद्र वन वो अपनी आर्मीज लेकर अपनी कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे। ईस्ट इंडिया के बादशाहों को तो सोमनाथ का शायद पता ही ना हो। अगेन टेरिटोरियल वॉर्स हो रही थी, कॉन्क्वेस्ट हो रहे थे और मुल्कों से लोग आ रहे थे, पैसा लूटने आ रहे थे। इस तरह ये रीजन चल रहा था। ये अब इस पूरी तारीख को जो रिड्यूस कर दिया है इस बाइनरी में कि बस ये हिंदू थे एक, ये मुसलमान थे और ये मजहबी बुनियाद पर एक दूसरे से लड़ रहे थे, ये तारीख के साथ ज्यादती करने वाली बात हुई। रोमिला थापड़ लिखती हैं कि जब ये लेंस, ये चश्मा, ये ऐनक पहनकर आप हर वाक़ये को देखेंगे, हर तारीख को देखेंगे, तो फिर आप उसको भी उसी तरह कलर कर देंगे। जिस तरह हिस्टोरियन उत्बी हैं, वो लिखते हैं कि ही महमूद गजनवी made it obligatory on himself to undertake every year an expedition to Hind। पर एलियट और डॉसन ने जब इसको ट्रांसलेट किया तो उन्होंने लिखा द सुल्तान वाउड टू अंडरटेक अ होली वॉर टू हिंद एवरी ईयर। अब जो लफ्ज एक्सपेडिशन था वो एक होली वॉर हो गया। अब आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा था, कि इनके जहनों में मुसलमान जो हैं वो छुट्टी भी नहीं ले सकता, वो वेकेशन भी नहीं ले सकता, वो एक्सपेडिशन भी नहीं ले सकता। सिर्फ कहीं जाना या ये लिखना कि मैं कहीं जाऊंगा हर साल, एक होली वॉर बन जाएगी, एक जिहाद बन जाएगी और उसमें फिर नेसेसरीली मुसलमानों का जो रूप बनाया जाएगा या जो शक्ल दी जाएगी मुसलमानों को, वो एज इन्वेडर्स होगी, वो कॉन्क्वेस्ट करने वाले लोग होंगे। वही नैरेटिव पाकिस्तान में अब हमने अपना लिया है कि जो नेगेटिव दिखाकर हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने के लिए ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री बनाई गई, वो हमने पाकिस्तान की तारीख बना दी है और उसी कॉन्क्वेस्ट को अब हम सेलिब्रेट करते हैं और बोलते हैं यही पाकिस्तान की तारीख है। यही इस वीडियो का दूसरा पार्ट है और यही हामिद मीर के सवाल का जवाब है कि क्यों हमने अपनी मिसाइल्स का नाम गजनवी, गौरी और अब्दाली रखा अगर वो लुटेरे थे। ये पार्ट 2 ऑफ द वीडियो है स्टेट नैरेटिव्स की। जो कॉन्क्वेस्ट है, अगेन बुक ऑफ कॉन्क्वेस्ट पढ़े मनान अहमद आसिफ की, ये उसी सिक्के का दूसरा रुख है कि एक तरफ हिंदू फार राइट एजेंडा के लिए जो मुसलमानों को एज एनिमी दिखाना चाहते हैं, ऐसे दिखाना चाहते हैं कि बस ये आए फोर्स कन्वर्जेंस की, टेम्पल्स तोड़े और बस इनका मकसद ये था सबको मुसलमान करना। इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, पाकिस्तान का वजूद बनाने के लिए, मोहम्मद बिन कासिम को पहला पाकिस्तानी बनाने के लिए हमने पिछली वीडियो में सही तरह से ये मिथ बर्बाद कर दिया है, तोड़ दिया है कि मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम के लिए आए थे। उसी के कमेंट्स में कई लोगों ने भी लिखा कि मोहम्मद बिन कासिम जो पाकिस्तान आए थे वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसेंडेंट्स जो हैं, उनकी फैमिली के जो लोग हैं, उनको मारने सिंध आए थे। तो ये कैसी इस्लाम की जंग है जो मुसलमानों को मारने सिंध आ रहा है। अब मनान अहमद आसिफ का काम पढ़ें, आप रोमिला थापड़ का काम पढ़ें, फिर आप पाकिस्तान की जो तारीख है वो के अजीज़ का काम पढ़े, तो आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझ में आएगा। क्रोनोलॉजी जो है ना, क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। आप क्रोनोलॉजी समझें, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सच तो ये है कि बड़े सगीर की जो तारीख है उसको एक रिलीजियस बाइनरी में नहीं रिड्यूस किया जा सकता। रंजीत सिंह जो है
वो पंजाब के एक हीरो थे, उनकी आर्मी में मुसलमान भी थे। मोहम्मद बिन कासिम ने भी जब गवर्नमेंट बनाई अपनी तो उनके एडवाइजर्स ब्राह्मण थे। जो हमारे हिस्ट्री में लोग हैं, वो टेरिटरी की वजह से जंग हो रही है, वो कभी कोई बाहर से आ रहा है पैसे लूटने के लिए, ये प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस हैं, ये पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं, ये हिंदू मुस्लिम जंग नहीं है। मॉडर्न डे इंडिया के भी कई हिस्सों पर मुसलमान ने हुकूमत की है, वहाँ आज भी कई सौ साल पुराने मंदिर जो हैं वो खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान ने आके हर मंदिर तोड़ दिया या किसी भी मुसलमान लीडर ने आके हर मंदिर तोड़ दिया। मोहम्मद बिन कासिम हो, महमूद गजनवी हो, जिन लोगों ने मंदिर तोड़े भी, उन्होंने भी सारे मंदिर नहीं तोड़े, ना कि उन्होंने सब लोगों को कन्वर्ट किया। ये ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्रीज ही हैं जिन्होंने ये एक रिड्यूस कर दिया तारीख को टू अ सिंगुलर मोनोलिथिक हिंदू सिविलाइजेशन एंड मेड मुस्लिम द आउटसाइडर्स टू दैट, और उस नैरेटिव में मुस्लिम्स फिर बन गए इन्वेडर्स। और अब पाकिस्तान का भी फार राइट और इंडिया का भी फार राइट यही तारीख दोहरा रहा है। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से इसलिए दोहराई जा रही है क्योंकि पाकिस्तान मूवमेंट के लिए आपको ये केस पुट फॉरवर्ड करना था कि मुसलमान और हिंदू जो हैं ये दो अलग नेशंस हैं, ये कभी कभी साथ नहीं रह सकते। तो इस नैरेटिव को, इस कंक्लूजन को प्रूफ करने के लिए फिर कन्वीनियंट हो जाता है कि ये ऐनक पहन के अगर आप पूरी तारीख देखें तो फिर ये सारे वाक़ये अगर आप इस तरह पेश करें कि ये देखें हिंदू मुस्लिम क्लैशेस हो रहे हैं, जंग हो रही है, ये लोग कैसे साथ रह सकते हैं, देखिए कितने अलग हैं। और वो जो सारा नुआंस है उस तारीख में कि कितने एम्पायर्स, मुसलमान हिंदू साथ चला रहे हैं, सिख साथ चला रहे हैं, कितनी आर्मीज में साथ लड़ रहे हैं, वो नुआंस डिलीट हो जाता है। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन ऑफ द लीडर थिंग्स आर व्यूड एज द हिंदू मुस्लिम बाइनरी। ये पाकिस्तान मूवमेंट के फ़ायदे में था और पाकिस्तान मूवमेंट का जो बयानिया है फिर वो पाकिस्तान का बयानिया बन गया। तो वही हम पुट फॉरवर्ड करते रहे क्योंकि पाकिस्तान का जो स्टेट है उसको ये फ़ायदा होता है ऑफ, जिसको मोहम्मद वसीम भी कहते हैं, डीमनाइजिंग द हिंदू अदर। जो पार्टीशन के बाद इंडिया अदर बन गया, वो हमारा दुश्मन है, वो हमें खा जाएगा, वो हमें बर्बाद कर देगा, हमें पैसे देते रहो। तो यही नैरेटिव्स आप बार बार पुट फॉरवर्ड करते रहे और कभी अमेरिका के डॉलर्स लेकर अफ़गानिस्तान में जंग करने के लिए, कभी इंडिया से जंग करने के लिए जिहाद को इस्तेमाल किया गया, मज़हब को इस्तेमाल किया गया। तो उस कहानी में उस तरह के पाकिस्तानी बनाने के लिए आपने अपने हीरोज़ बना दिए महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम। इसीलिए जो हमारे मिसाइल्स हैं वो इन नामों के ऊपर लेबल्ड, they're named after these people because the state wants you to become these people and further their interests, the interest of the state. पाकिस्तान मूवमेंट भी कोई हिंदू मुसलमान की जंग नहीं थी। मैगन ईटन रॉब और अली उस्मान कासमी की एडिटेड एक वॉल्यूम है मुस्लिम्स अगेंस्ट मुस्लिम लीग, जिसमें वो बताते हैं कि मुस्लिम्स भी कोई एक मोनोलिथिक कम्युनिटी नहीं थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा राय पाई जाती थी। जहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बनने का वजह जो है, जो रीज़न टू एग्जिस्ट है उनका, वो था टू प्रमोट अमंग द मुसलमान्स ऑफ इंडिया फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की लॉयल्टी हम मुसलमानों में फैलाएंगे, एंड टू रिमूव एनी मिसकंसेप्शन दैट मे अराइज एज टू द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू एनी ऑफ इट्स मेजर्स। तो गवर्नमेंट जो चाहेगी उसके ऊपर लोगों को खदशात हुए, कोई शक व शुबाब हुए, तो मुस्लिम लीग अब एग्जिस्ट करती है ये सब हटाने के लिए। ये मुस्लिम लीग वाले खुद लिख रहे हैं कि मुस्लिम लीग बनाने की ये सबसे पहली वजह है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो एक एंटी कॉलोनियल पार्टी नहीं थी, ना वो एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान बर्रे सगीर में एंटी कॉलोनियल नहीं रहे। उनकी एक पूरी तारीख है। खिलाफत मूवमेंट एंटी कॉलोनियल थी। 1857 की जो जंग है जिसमें मुसलमान थे, हमने इसी सीरीज़ में राय अहमद खरर पर भी एक वीडियो की है, वो एंटी कॉलोनियल थी। तो मुसलमानों की एक एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस की तारीख ज़रूर रही है। हर मुसलमान ब्रिटिश गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं था, उसको कॉलोनियलिज्म समझ भी आता था और कॉलोनियलिज्म के खिलाफ उसने रेजिस्ट भी किया। और इस रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा नाम, शायद इस खित्ते की तारीख में पैदा होने वाला सबसे बड़ा मुसलमान लीडर, वो था अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान, जो सिर्फ फ्रंटियर गांधी नहीं थे बल्कि पाकिस्तान के नेल्सन मंडेला भी थे, जिस शख्स की मौत पर 3 मुल्कों ने अपने फ्लैग्स लोअर किए। दैट इज द रिस्पेक्ट दिस मैन कमांडेड। सोवियत वॉर में सीज फायर हो गया अफगानिस्तान में टू पे द रिस्पेक्ट्स फॉर दिस मैन। एक पैसिफिस्ट जिन्होंने एक पूरी एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस मूवमेंट को इंस्पायर किया, जो उन्होंने खुद भी कॉलोनियल एजुकेशन हासिल की, जो उसी मेंटालिटी से चल रहे थे, लेकिन जब इन बड़े होकर इन्होंने
सोचा कि मैं गाइड्स ज्वाइन करूं, आर्मी का गाइड्स रेजिमेंट, ब्रिटिश आर्मी का ज्वाइन करूं। तब इन्होंने देखा कि किस तरह एक ब्रिटिश ऑफिसर एक सिख इंसान को मार रहा है और उसको बोल रहा है कि तुम अपने आप को ब्रिटिश समझते हो, तुम हमारे से इक्वल समझते हो। There was a Sikh officer, so he started beating the Sikh officer without any reason, and he abused him by telling him that you want to imitate us, the British. इस वाक़ये ने इतना बड़ा इम्प्रिंट छोड़ा बादशाह खान के जहन में और उनको वही यकीन दिला दिया जो फिर एडवर्ड सईद ने फिलोसॉफिकली, थियोरेटिकली, एकेडमिकली एक्सप्लोर करके अपनी किताब लिखी कि ये बरतानवी साम्राज्य हमें कमतर समझते हैं, ये हमें कभी अपने से इक्वल ना देखेंगे ना समझेंगे, इसके खिलाफ रेजिस्टेंस करनी चाहिए, ना कि इनका गुलाम बनकर, इनके बूट चाट कर, एक बाबू क्लास बनकर इसी ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी कर कर इनके जाने के बाद हुक्मरान हम लोग बन जाएं। कई लोग कहते हैं कि 1947 के बावजूद पाकिस्तान में कॉलोनियलिज्म नहीं गया, उसकी शक्ल बदल गई या उसका रंग बदल गया। 2018 तक फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन एक्ट थी जिसके तहत इन एरियाज में लॉ लागू होता था। इसी एक्ट का पुराना नाम है गाजी एक्ट, जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स लेकर आए, जिसमें ये तक था कि एक ब्रिटिश ऑफिसर की आंखों में अगर आपने देख लिया, यू आर लायबल फॉर अरेस्ट। ये कानून पाकिस्तान में 2018 तक चला। फिर बताएं, लोग गलत कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म कभी ख़त्म ही नहीं हुआ इस मुल्क में। बादशाह खान ने अपने मेंटोर हाजी साहब की आर्म्ड रेजिस्टेंस से हटकर एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस शुरू की और उन्होंने बोला कि इसकी इंस्पिरेशन जो मुझे मिली है वो कुरान और सुन्ना से मिली है, इस्लाम से मिली है। बादशाह खान की नज़र में जिहाद का असली वेपन पेशेंस और राइचियसनेस था। उन्होंने जब देखा कि कॉलोनियल एजुकेशन जो है वो कॉलोनियल सब्जेक्ट्स बना रही है, पश्तो ज़बान जो है उसको मिटा रही है। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पहले जो उर्दू सिखाई गई बच्चों को वो ब्रिटिश एम्पायर ने सिखाई। तो बादशाह खान ने बोला कि नहीं, बच्चों को पश्तो सिखानी चाहिए, पश्तो नीड्स टू बी केप्ट अलाइव। तो उन्होंने आज़ाद स्कूल खोले एंटी कॉलोनियल एजुकेशन देने के लिए। और एक वक्त आ गया था कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें 4000 बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन बादशाह खान ने जो 134 स्कूल खोले उसमें 9000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। इस शख्स ने सिंगल हैंडेडली अपने एरिया की, अपनी कम्युनिटी का लिटरेसी रेट बढ़ा दिया। इसी मकसद के लिए उन्होंने खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन भी खोली, जिसका मकसद यही नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस था। यही चीज़ उनको गांधी से करीब लेकर आई और बादशाह खान सॉल्ट मार्च का ही हिस्सा थे, उसी नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का हिस्सा थे जब उनको अरेस्ट कर लिया गया। रोलैंड एक्ट जो आई हुई थी वो बरतानवी साम्राज्य को ये ताकत देती थी कि वो अपनी मर्जी से जिसको चाहें, जब चाहें, जितनी देर के लिए चाहें अरेस्ट कर सकते हैं। और फिर बादशाह खान के अरेस्ट के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हुई, पेशावर के किस्सा खानी बाजार में लोग बाहर आए, बरतानवी साम्राज्य ने उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस जो है वो बादशाह खान के लिए सिर्फ लफ्ज नहीं थे, वो लिविंग एम्बॉडीमेंट थी ऑफ हिज फिलॉसफी। और उनके जो फॉलोअर्स थे उनका भी इतना पुख्ता यकीन था इस फिलॉसफी में कि जब एक लाइन ब्रिटिश ऑफिसर्स कत्ल कर देते थे, मार देते थे, पीछे से दूसरी लाइन लोगों की आके अपने चेस्ट बेयर करके, सीना खोलकर गोली खाने के लिए तैयार खड़े हो जाते थे। 6 घंटे इन लोगों पर गोलियां चली, 250 से लेकर 400 लोग मारे गए। ये था कॉलोनियलिज्म, ये था बरतानवी साम्राज्य। आज जो लोग टीवी पे जाके बगैरती से इस तरह की बातें करती हैं ना, कम से कम ट्रेनें तो टाइम पे चलती थी। आप लोग वही ब्रिटिश सर बाबू क्लास का हिस्सा थे शायद, जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि जो आम आवाम है वो जलियांवाला बाग में हो या किस्सा खानी बाजार में हो, उसको इस तरह गोलियां मारकर कत्ल किया जा रहा। पाकिस्तान बनने के 1 हफ्ते बाद ही कायदे आज़म ने खुदाई खिदमतगार की जो गवर्नमेंट है NWFE में, उसको डिसमिस कर दिया। उसके खिलाफ कई प्रोटेस्ट हुई। उसी प्रोटेस्ट के सिलसिले में बादशाह खान प्रोटेस्ट कर रहे थे कि 1948 में उनको अरेस्ट कर लिया गया। जिस तरह बरतानवी साम्राज्य में किस्सा खानी बाजार में प्रोटेस्ट हुआ था, 1948 में जब बादशाह खान अरेस्ट होते हैं तो उसके खिलाफ चारसद्दा में बाबरी ग्राउंड पर एक प्रोटेस्ट होता है 12 अगस्त 1948। जिस तरह जलियांवाला बाग हुआ, जिस तरह किस्सा खानी बाजार मैसेकर, इसी तरह यहाँ इस वक्त के जनरल डायर, उस वक्त के मोहसिन नकवी, अब्दुल कयूम खान जो कायदे आज़म के एक दोस्त थे, जिनको उन्होंने गवर्नर लगाया हुआ था NWFE का, उन्होंने ऑफिसर्स को हुक्म दिया कि आप डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर दो, यहाँ होता है बाबरी ग्राउंड मैसेकर।
क्या आपको पाकिस्तान की तारीख में ये बताया भी जाता है? खुदाई खिदमतगार के लोग कहते हैं कि 150 लोग मरे और 400 लोग इंजर हो गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे आदमी अब्दुल कयूम खान, उन्होंने जवाब दिया कि वो तो हमारी गोलियां खत्म हो गई, वरना वहां से कोई उस दिन एक इंसान भी जिंदा बचकर नहीं जाता। ये था पाकिस्तान, ये था NWFP। बताएं फिर क्या कॉलोनियलिज्म खत्म हुआ था 1947? ये है हामिद मीर के सवाल का जवाब। Which brings me to part 3 of the video. Pakistan's stereotyping of Pashtuns to further states interests. ये वजह है कि पाकिस्तान की तारीख में महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम अब्दाली हमारी हीरोज हैं। बादशाह खान का जिक्र आपको नहीं मिलता। पाकिस्तान मूवमेंट के जो लीडर्स थे उन्होंने कॉलोनियल हिस्ट्रीज पर रिलाई किया एक सेपरेट नेशन का वजूद लाने के लिए, डिमांड करने के लिए। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद जो पाकिस्तान की स्टेट ने तारीख लिखी है, that relies on the subjugation of other regional identities, cultures to show the supremacy of one culture, ताकि वो जो एक कल्चर है, वो जो एक स्टेट है, वो अपना इंपीरियलिज्म बाकी कल्चर, बाकी आइडेंटिटीज पर इन्फोर्स कर सके। और उन्होंने ये किया, बार बार किया, थ्रू वायलेंट मीन्स किया। यही वजह है कि 1947 से लेकर 1971 जो बांग्लादेश में लैंग्वेज मूवमेंट चली, उस पर आपने गोलियां चलाई, उस पर आपने वायलेंट क्रैक डाउन किया, आपने उनको अपनी ज़बान को रिकग्नाइज करने का हक नहीं दिया। उनको बोला कि आप अपनी ज़बान जो है वो उर्दू स्क्रिप्ट में लिखें, उर्दू बोलना शुरू कर दें, आप लोग हिंदू हैं। उन्होंने इतनी जिद्दोजहद की, इतना रेजिस्टेंस किया कि इवेंचुअली एक और मुल्क बन गया। यही वो सोच है जिस सोच की वजह से आपने 1971 में जो किया वहाँ पर, और आपने इस तरह की बातें की कि ये जो काले बंगाली हैं हम इनकी नस्लें बदल देंगे। ये जो एक रेसिस्ट सोच थी, ये जो एक कॉलोनियल सोच थी कि कॉलोनाइजर्स ने, आपके साम्राज्य ने आपको बताया हुआ है कि आप लोग बड़े चौड़े पंजाबी हैं, पश्तून हैं, मार्शल रेस हैं। क्यों बताया हुआ है? क्योंकि वो आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी जंगें लड़ने के लिए। दुनिया भर में आपको एज कैनन फॉडर यूज़ करना चाहते हैं कि हमने वर्ल्ड वॉर 2 लड़नी है, लाखों पंजाबी, लाखों पश्तूनों को भेज दो वहाँ पर हमारी जंगें लड़ने के लिए। उसके लिए जो उन्होंने कॉलोनियल नैरेटिव्स पुट फॉरवर्ड किए, उसको आपने एज बैज ऑफ ऑनर पहना। ये उसी तरह की बात हो गई कि जो स्लेव्स हैं अमेरिका में, आज वो बैज ऑफ ऑनर पहने कि हाँ हम तो स्लेव रेस थे, हम तो सबसे तगड़े स्लेव्स थे। तो पंजाबी पश्तून रेस को मार्शल रेस बोलने का यही मकसद था कि सबसे तगड़े स्लेव्स हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉटन पिक करेंगे, टू ड्रॉ दैट एनालॉजी, ये हमारे लिए लड़ेंगे। हमने उसको इंटरनलाइज कर लिया एज अ बैज ऑफ ऑनर। और उन्होंने इन गुलामों में जो पहले गुलाम बनाए, उनको लगा और गुलाम हमसे कमतर है। इसीलिए ये सोच पाई जाती थी कि बंगाली छोटे मोटे होते हैं, काले वाले होते हैं, लड़ भी नहीं सकते, ये हम पे कभी हुकूमत हाकमरानी कर नहीं सकेंगे। इसी वजह से 1947 से 1971 तक वेस्ट पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने ईस्ट पाकिस्तान को एज अ कॉलोनी यूज़ किया। और यही वजह है कि आपको तारीख में बादशाह खान का जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि वो पश्तून बच्चों को पढ़ाने की बात करते थे, क्योंकि वो पश्तूनों को हक दिलाने की बात करते थे। इसमें कई लोग बोलेंगे कि नहीं, वो एक आज़ाद पश्तून मुल्क बनाना चाहते थे। बिल्कुल, 1947 से पहले वो एक आज़ाद पश्तून मुल्क बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जिद्दोजहद भी की, इसके लिए उन्होंने पब्लिक बयान भी दिए। हद तक जब रेफरेंडम हुआ वहाँ पर NWFP में टू डिसाइड वेदर टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान और नॉट, उनकी पार्टी ने, खुदाई खिदमतगार ने, रेफरेंडम तक बॉयकॉट किया। जामी चांडियो जब इस पॉडकास्ट पर आए थे, जो एक बहुत बड़े सिंध के इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने आपको उस रेफरेंडम की हकीकत तो बताई। एक फ्रॉडुलेंट रेफरेंडम जिसका सब रिकॉर्ड मौजूद है, आपको पता होगा कि ये तो पढ़ाते नहीं हिस्ट्री में उस तरह से। बैलेट पेपर पर जिसमें रेफरेंडम हुआ उसमें ये नहीं लिखा गया था, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट नहीं लिखा गया था शहजाद कि आप पाकिस्तान में शामिल होंगे। अच्छा, मुझे उनके लिए एहतराम है, जो भी फैसला करते वो उनका हक इस्तेकाक था, लेकिन मैं तारीख का रिकॉर्ड बता रहा हूँ। उस पर 2 निशान थे, मस्जिद और मंदिर के। अब एक आम मुस्लिम पश्तून से आप पूछेंगे कि आपके पास ये 2 चॉइसेस हैं, मस्जिद या मंदिर, और आपने ठप्पा लगाना है, तो वो क्या करता? और आपने रात को अनाउंस कर दिया कि देखें सारे वोट तो इस तरफ आ गए। पर अगर आप पाकिस्तान बनने के बाद की कहानी देखें तो उन्होंने पाकिस्तान को ना सिर्फ तस्लीम किया, वो इस ही पाकिस्तान की असेंबली में जाकर बैठे। और वो क्या करे इंसान, जो शख्स पश्तूनों की हक की बात कर रहा था, पश्तूनों को रिकग्नाइज करने की बात कर रहा था, पश्तूनों को एक आइडेंटिटी देने की बात कर रहा था, उसको आपने गद्दार डिक्लेयर कर दिया, अरेस्ट कर लिया, उसको लोगों को कत्ल कर दिया। और अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज़ को गलत बयानियाँ दे रहा हूँ, वो एक सेपरेटिस्ट थे, तो आप खुद जाएं 5 मार्च 1948 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग्स हैं
वो खुद पढ़ लें, क्योंकि मैं ये जो आपको क्लैश बता रहा हूँ, ये क्लैश, ये डिबेट होती हुई आपको नज़र आएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि बादशाह खान की क्या फ़िलॉसफी थी, वो खुद चाहते थे, उनके अपने अल्फाज पढ़ें आप जाकर। बादशाह खान कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए कभी कुछ नहीं किया। वो तो एक शख्स ही नहीं है ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो तो लोगों को जोड़कर कंस्ट्रक्शन करने वाले शख्स हैं। वो खुद तस्लीम कर रहे हैं, अपने अल्फाजों से पब्लिकली बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सुप्रीम बॉडी है जो पाकिस्तान के ऊपर रूल करेगी। इससे ज़्यादा वो क्या तस्लीम करें आपकी अथॉरिटी। फिर भी जाकर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर प्रोसीडिंग्स देखें तो शर्मनाक बात है कि नारे लगाए गए, उनको हिंदू स्लेव्स बोला गया, पश्तूनों को बोला गया दिस इज़ अगेंस्ट इस्लाम, पब्लिकली इस तरह की बातें की गई। लियाकत अली खान ने इनको ग्रिल किया, लियाकत अली खान ने इनको बोला पश्तूनिस्तान का क्या मतलब है। ये बात भी बादशाह खान ने समझाई। बादशाह खान उनको डायरेक्टली जवाब देते हुए कहते हैं कि जिस तरह सिंधियों का सिंध है, पंजाब का पंजाब है, बंगालियों का बंगाल है, वैसे ही हमें हमारी शनाख्त चाहिए। दिस इज़ वॉट इज़ सीन एज अ थ्रेट टू द पाकिस्तानी स्टेट, कि आप अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी, अपनी ऊपर सॉवरेनिटी कैसे हासिल कर सकते हैं। आज भी इसीलिए पश्तूनों को इसी नज़र से देखा जाता है कि यार ये इनकी लॉयल्टीज़ हैं क्या, पाकिस्तान के स्टेट की तरफ हैं या नहीं। आप खुद सोचें कि हमें इतने साल लगे एक सूबे को उसकी पहचान देने के लिए। हमने जो एक ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स का बनाया हुआ लफ्ज़ था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कंपस के ऊपर आपने एक सूबे का नाम रखा हुआ था, इतनी तक तो आपने उनको पहचान नहीं दी। और जो आदमी वो 1948 में पहचान मांग रहा था, उसको गद्दार डिक्लेयर करके आपने अरेस्ट कर दिया। बादशाह खान खुद कहते हैं कि भाई विद इन पाकिस्तान वी ऑल्सो वांट द मेयर मेंशनिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंट्री शुड कन्वे टू द पीपल इट इज़ द लैंड ऑफ द पख्तून। इज़ इट अ सिन अंडर द टेनेंट्स ऑफ इस्लाम, क्योंकि इन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। मेरी कई वीडियोज़ हैं कि जो पाकिस्तान मूवमेंट है और इनिशियल स्टेट है, उसने किस तरह मज़हब को इस्तेमाल किया कि हर चीज़ जो स्टेट के ख़िलाफ़ जा रही थी या स्टेट नहीं चाहता था उसको एंटी इस्लामिक लेबल कर देती थी। हद तक उन्होंने बोला कि जो बंगाली हैं ये हिंदुओं से ज़्यादा करीब हैं, या उन्होंने बोला जो बंगाली स्क्रिप्ट है ये जो है ये मुसलमान स्क्रिप्ट नहीं है, ये अरबिक स्क्रिप्ट नहीं है। उर्दू को भी एज एन इस्लामिक लैंग्वेज पेश किया। ये तारिक रहमान का काम है, आप जाकर पढ़ सकते हैं इस टॉपिक पर। इस बात का लियाकत अली खान ने जवाब दिया, इस पठान द नेम ऑफ अ कंट्री और दैट ऑफ अ कम्युनिटी। इस बात का बादशाह खान ने जवाब दिया कि मेरे तसव्वुर में एक पाकिस्तान ऐसा हो जो आज़ाद पाकिस्तान हो, ना कि कोई ऐसा पाकिस्तान हो जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो रूल करे। पाकिस्तान ऐसा हो कि सब लोग उसको एंजॉय कर सकें इक्वली, ना कि ऐसा मुल्क जो चंद लोगों के हाथ एक्सप्लॉइट हो। पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के लोगों के हाथ में होनी चाहिए, और हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। वही चंद लोग जिन्होंने बादशाह खान को गद्दार बोला, वही चंद लोग आज तक पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बादशाह खान पख्तूनों के लिए अपनी पहचान मांग रहे थे, और अयूब खान जब आए तो उन्होंने 1 यूनिट करके पंजाबी, सिंधियों, बलूचियों से भी उनकी पहचान ले ली। 1971 के बाद जब 2 नेशन थ्योरी चैलेंज हुई तो फिर पाकिस्तान को उसने स्टेट नैरेटिव्स बनाने पड़े, मिथ मेकिंग बनानी पड़ी, इस्लाम का इस्तेमाल करना पड़ा अपनी अथॉरिटी जमाने के लिए भी और पाकिस्तान बनने के एक नए जवाब को ढूंढने के लिए भी। वो हमें मिला कॉलोनियल हिस्ट्रीज में। तो हम अपने आप को वैसे ही देखना शुरू हो गए जैसे बरतानवी साम्राज्य हमें देखता था। इमरान खान ने भी अपनी किताब में प्राउडली बोला कि हम तो मार्शल रेस थे। फिर जब अफगानिस्तान में सोवियत वॉर शुरू हुई तो अमेरिका में छपा हुआ जिहादिस्ट लिटरेचर, क्योंकि अमेरिका के फ़ायदे में था एक तरह का जिहाद इस्तेमाल करना, एक तरह का नैरेटिव प्रमोट करना, उसको इस्लामी रंग देना, क्योंकि उनको फुट सोल्जर्स चाहिए थे अपनी जंग लड़ने के लिए अगेंस्ट द सोवियट्स, अगेंस्ट कम्युनिज्म। तो पहले हमने बरतानवी कॉलोनियल हिस्ट्रीज को घोलकर पी लिया, अपनी पहचान बना ली। फिर अमेरिका में छपा हुआ जिहादिस्ट लिटरेचर खैबर पख्तूनख्वा में आम कर दिया और एक सर्टेन काइंड ऑफ जिहादिस्ट नैरेटिव, एक सर्टेन काइंड ऑफ जिहादी बनाने के लिए वो नैरेटिव्स पुट फॉरवर्ड किए और उसको बोला ये इस्लामिक है, क्योंकि आपको पश्तूनों को इस्तेमाल करना था, एक बफर जोन बनाना था बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान कि इनको जंग पे भेजो और ये जंग लड़ेंगे और हमें अमेरिकन डॉलर्स आएंगे और हम अमीर हो जाएंगे। ज़ियाउल हक ने एक पूरे सूबे को एक जिहादिस्ट फैक्ट्री बना दिया। और फिर जब 9/11 हुआ तो मुशर्रफ ने बोला कि ठीक है, अब जो है हम वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बनेंगे। आपने इतने साल उनको बोला कि आप जिहादी हैं, आप लोग लड़ेंगे, आप लोग तालिबान हैं, प्राउडली उनको ओन किया। जनरल हमीद गुल ने जाकर उनके पीछे नमाज़ें पढ़ी। कभी आपने उनको कश्मीर में इस्तेमाल किया, कभी आपने उनको अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया। फिर मुशर्रफ आए, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, अब हम अमेरिका के साथी हैं, अब इन लोगों को हम मारेंगे, हमारा साथ दो। और
he almost triggered, well, he did trigger a civil war in the country. हम सब ने फेस किया बलूचिस्तान में जो उन्होंने किया, फिर जो उन्होंने लाल मस्जिद के साथ किया, 2 सिविल वॉर अलग अलग उन्होंने ट्रिगर कर दी, बिकॉज हमें समझ ही नहीं आया गुड तालिबान क्या होता है, बैड तालिबान क्या होता है, और उसकी फिर हमने प्राइस पे की कि हज़ारों लोग पाकिस्तान में टीटीपी के हाथों मरे गए, टेररिज्म हुआ, फिर ऑपरेशंस हुए, फिर अब हम आकर फिर बोला गया कि अच्छा अब इनको रिहैबिलिटेट करेंगे, चाय बहुत अच्छी है, एवरीथिंग विल बी गुड, फिर हमने पॉलिसी चेंज की, बोला भाई तो तालिबान बहुत अच्छे हैं, अफगानिस्तान ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, अब वो हमारा कत्ल कर रहे हैं, हमारे जवान बॉर्डर पे मर रहे हैं, और फिर हम सोच रहे हैं अब फिर ऑपरेशन। तो एक सूबे को आपने जियो स्ट्रेटेजिक रेंट्स दुनिया में लेने के लिए, डॉलर्स लेने के लिए किस किस तरह इस्तेमाल किया है, कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया है, और ताकि आप ये इस्तेमाल करते रहें आपके स्टेट नैरेटिव में, महमूद गजनवी ही हीरो होगा, मोहम्मद बिन कासिम ही हीरो होगा, और इस सूबे की पहचान बादशाह खान नहीं बन सकता, जिस तरह इस सूबे की पहचान मंजूर पश्तीन नहीं बन सकता था। उसके बदले में आपने इमरान खान दिया इस सूबे को, जिन्होंने पश्तूनों को मार्शल रेस बोलकर, कभी अर्तुगरुल दिखाकर बताया कि भाई तुम लोगों ने जिहाद करनी है, क्योंकि आपको इन पश्तून के बच्चों को इस्तेमाल करना है, कभी अफगानिस्तान, कभी कश्मीर में, अपनी जंगें लड़ने के लिए। और वो जो एक नैरेटिव आपने बनाया हुआ है पश्तूनों का, उसमें बादशाह खान फिट नहीं होते। तो बादशाह खान की जो फिलॉसफी थी, बादशाह खान की जो तारीख थी, इस खत्ते की जो तारीख थी, वो आपको डिलीट करनी पड़ी, उसको सप्लांट करना पड़ा अपनी बनाई हुई मिथ से, अपने बनाए हुए स्टेट नैरेटिव से, अपनी बनाई हुई स्टोरीज से, जो महमूद गजनवी हैं, जो मोहम्मद बिन कासिम है, जो अर्तुगरुल है। यही वजह है कि मलाला यूसुफजई को पाकिस्तान में हीरो नहीं समझा जाता, क्योंकि वो इस तालिबान के खिलाफ खड़ी हुई थी। उस वक्त कहा जाता था कि तालिबान कभी किसी बच्चे को नहीं मार सकते थे। वही तालिबान जिन्होंने आगे जाकर APS में बच्चों का मैसेकर किया। 2014 में इसी तालिबानाइजेशन के खिलाफ, स्टेट की बर्बरियत के खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। ये वही वक्त है जब PTI का दौरे हुकूमत था खैबर पख्तूनख्वा में। उसके बाद PTI जो है वो सेंटर में भी गवर्नमेंट में आई। PTM के जो लीडर्स हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के, उनको कत्ल किया गया, उनको अरेस्ट किया गया। खैर कमर में जब मैसेकर होता है, PTI के लीडर्स नेशनल असेंबली में जाकर उसको डिफेंड करते हैं, इनको टेररिस्ट बोलते हैं। तो जो बादशाह खान कभी पश्तूनों के हक की बात कर रहा था वो भी गद्दार था, जो मंजूर पश्तीन पश्तूनों के हक की बात कर रहा है वो भी गद्दार है। और अब इन्हीं पश्तूनों को इस्तेमाल किया जा रहा है, वही आइडियाज़, वही स्टीरियोटाइप बेच कर। गंडापुर जब आते हैं तो वो क्या बात करते हैं कि हम पश्तूनों की गैरत होती है, हम पश्तून लड़ते हैं, हम पश्तूनों का क्लैश एंड कोफ कल्चर है, आओ लड़ो, हम इनको इस्लामाबाद के आमने सामने ले जाएंगे। जो स्टेट नैरेटिव्स कभी इनको अफगानिस्तान में लड़ाने के लिए इस्तेमाल होते थे, अब गंडापुर अपने लिए लड़ाने के लिए इनको इस्तेमाल हो रहे हैं। जो इमेज बनाई जा रही है इनकी कि पश्तून जो हैं, ये इमरान खान ने भी बोला कि अल्लाह मियाँ ने 2 मखलूक बनाई हैं, एक इंसान एक पठान सोचते नहीं है। इसलिए वो ने 2 मखलूक पैदा किए हैं, एक इंसान पैदा किए हैं, दूसरे पठान पैदा किए हैं, और खास तौर पे वो वाले। ये जितना आप इनको मारेंगे ये और लड़ेंगे। गंडापुर भी इसी तरह की बातें करते हैं कि पश्तून वस्तून सोचते नहीं है, हमारे हाथ में क्लैश एंड कोफ आ गए, फिर हम छोड़ेंगे नहीं। तो आपने जो स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है पश्तूनों का, वो ही पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये आपको यही बता रहे हैं कि आप इसीलिए बने हुए हैं। जो ब्रिटिश कॉलोनियल लेंस से देखा जा रहा था पश्तूनों को कि ये ना सोच सकते हैं, ये ना समझ सकते हैं, ये पठान तो एक पागल आदमी है, बस इसका गन कल्चर है। और अगर आप हमारा मीडिया देखें, मुझ पर तनकीद की जाती है कि क्या आप उर्दू के जो एक्टर्स हैं या कराची के जो एक्टर्स हैं वो पश्तो रोल भी नहीं प्ले कर सकते। आपको अगर प्ले करना है आप उसमें मेहनत करें। दुनिया भर की आप एक्टिंग देखें, उनकी देखें वो कितनी मेहनत करते हैं एक रोल में घुसने के लिए। हमारे यहाँ जब कोई टीवी पे पश्तो कैरेक्टर मैं इस तरह बात करता है, मैं तो पेटिया नहीं ना, तो या तो वो कोई बेवकूफ़ होगा जो इस तरह कॉमेडी करेगा, या वो नकली मूछे लगाकर पख्तून वाले कल्चर है, बहन को मारा गया। अभी तो 2 पहिया पे चलाएगा गाड़ी, तुम देखो तो सही। सिर्फ ये पोर्ट्रेल आपको नजर आता है तो दुनिया जिस तरह पाकिस्तान को देखती है, और हमें बुरा लगता है कि यार ये तो पाकिस्तान में सिर्फ टेररिज्म दिखाते हैं, ये तो पाकिस्तान को सिर्फ बुरा दिखाते हैं, बाकी पूरा पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा को इस तरह देखता है, क्योंकि हमारा मीडिया उनको सिर्फ इस तरह दिखाता है। अब आपको समझ में आ रही है कि वो क्यों दिखाते हैं। अब आपको समझ में आ रही है कि मैं क्यों बार बार इन कैरिकेचर की, स्टीरियोटाइपिंग की तनकीद करता हूँ, क्योंकि ये स्टेट इंटरेस्ट जो है इसको पुट फॉरवर्ड कर रही है। और ये जो स्टीरियोटाइपिंग ऑफ पश्तून है कि खैबर पख्तूनख्वा में एजुकेशन की बात ना करो, खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ की बात ना करो, उनके बच्चों की जॉब एम्प्लॉयमेंट की बातें ना करो, 12 चनान में बच्चे मर रहे हैं कोई रिपोर्ट भी ना करे, क्योंकि आपने इस प्रोविंस को इस्तेमाल करना है इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के लिए कि कल को वापस जंग छिड़ती है इस खित्ते में तो आपको इनके बच्चे इस्तेमाल करने होंगे,
इसीलिए आपने इनके जहन से, इनकी तारीख से बादशाह खान को मिटा दिया है, इनके प्रेजेंट से मंजूर पश्तीन को मिटा दिया है। इसीलिए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट आपके लिए थ्रेट है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि पश्तून हक की बात हो, पश्तून राइट्स की बात हो। आप चाहते हैं कि जब हमें इनको जहां लड़ाना हो ये हमारे लिए तैयार हों एज कैनन फॉडर। कभी इनको हम बरतानवी साम्राज्य को रेंट आउट कर दें, कभी इनको हम अमेरिका को रेंट आउट कर दें। जिसको जंग लड़नी है पश्तून का बच्चा जाकर मरे और उसकी मौत के जो डॉलर्स हैं वो स्टेट को दें। जिन चंद लोगों का जिक्र बादशाह खान ने किया था उन चंद लोगों की जेब में पैसे जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में कितनी प्रोटेस्ट हुई हैं अगेंस्ट द तालिबान। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की आप तारीख देखें कि वो तालिबान के भी खिलाफ हैं, वो एक्सट्रीमिज़म के भी खिलाफ हैं। आज भी जब पीटीआई कह रही है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं, पीटीएम पर खैबर पख्तूनख्वा में क्रैकडाउन हो रहा है। कि स्टेट को भी समझ में आती है, पीटीआई को भी समझ में आती है कि कौन लोग एक्सेप्टेबल नहीं हैं और कौन लोग ये सिर्फ सिलेक्टेड होने की जंग में प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर है। और वो टक्कर जीतने के लिए भी आप किन लोगों को मरवा रहे हैं? उन्हीं लोगों को जिनको सालों साल स्टेट ने अपने मकासद पूरे करने के लिए इस्तेमाल किया है। और जो खैबर पख्तूनख्वा की कहानियाँ हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, उनकी सच्चाई आपको नहीं दिखाई जाती। जिस तरह अभी मैं जाके सिंध का शहजाद बना रहा हूँ, एक दिन मैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जाकर ये कहानियाँ भी बताऊँगा, ताकि लोगों को भी पता हो कि यार आपकी तारीख क्या है, आपका खित्ता क्या है, कितने मल्टी फैसेटेड लोग हैं, उनकी राय क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनकी तारीख क्या है, उनकी लिव्ड रियलिटी क्या है, उनका लिव्ड एक्सपीरियंस क्या है। अगर तो हम ये मान लें कि जो स्टेट का नैरेटिव है, जो इमरान खान कहते हैं कि पठान सोचने की काबिलियत नहीं रखता, इंसान ही नहीं होता, ये तो बस गन पकड़ाओ, लड़ो, मारो, तो उस खित्ते का सबसे पॉपुलर लीडर बादशाह खान कैसे थे? कांग्रेस के साथ कैसे मिल गए थे वो? अगर अमेरिका की बात मान लें कि तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का एक खित्ता है, जिस तरह कॉलोनियल हिस्ट्रीज थी कि बस मजहबी इंतहा पसंदी के अलावा कोई कुछ ये लोग सोच नहीं सकते। वो कैसे बरतानवी साम्राज्य के सामने नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करते हुए इस मुल्क की, इंडिया की आज़ादी के लिए, एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, एक रेजिस्टेंस के लिए अपनी जान दे बैठे, बार बार प्रोटेस्ट करने आए, नॉन वायलेंट तरीके से करने आए। उसी सूबे में कैसे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जो अगेन एक नॉन वायलेंट मूवमेंट है, उन्होंने कभी वायलेंस नहीं किया, वो भी जब गोलियां पड़ती हैं सामने गोलियां खाने आते हैं, कैसे लाखों लोगों ने उन लोगों को सपोर्ट किया, कैसे उसके जवाब में उस पश्तून नेशनलिज्म को डाइल्यूट करने के लिए, तबाह करने के लिए आपने पीटीआई खड़ी की। इसीलिए मैं आपको ये सीरीज बना के बता रहा हूँ कि ऑफ हीरोज एंड विलन्स, कि आप अपनी तारीख जानें, कि आप ये सोच बदलें जो स्टेट ने आपको बताया हुआ कौन हीरो है और कौन विलन है। उस चीज़ को थोड़ा क्रिटिकली देखें, अपने खित्ते में, अपने लोगों में, अपने लीडर्स में हीरोज ढूंढें, ना कि बाहर के इन्वेडर्स, प्लंडरर्स, लूटर्स जो आए थे उनको हीरो बनाएं, क्योंकि वो स्टेट नैरेटिव का फ़ायदा होता है। क्योंकि आज भी इस मुल्क का एक एलीट है जो दुआ कर रहा है कि अफगानिस्तान में फिर से जंग चढ़ जाए, कि वापस खैबर पख्तूनख्वा के हर बच्चे का मूड हो कि ये भी महमूद गजनवी बने, ये भी मोहम्मद कासिम बने, और उसी जज्बे को कैश करके पाकिस्तान में और डॉलर्स हैं, जो डॉलर्स इनकी जेबों में हैं, और जो इसी स्टेट के एजेंडा पे या तो काम करते हैं, पैसे लेते हैं, या इन्हीं नैरेटिव्स के साथ, इसी पाक स्टडीज़ के साथ, इसी स्टेट के प्रोपेगेंडा के साथ जो घोल कर पी कर वो ऐनक पहन कर बड़े हुए हैं, वो आपको यही बताते हैं कि भाई ये लिबरल्स हैं जो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से महमूद गजनवी के खिलाफ है। बादशाह खान कौन था? बादशाह खान मुसलमान नहीं था। बादशाह खान का इस्लाम जिंदा नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। उसने तो इस्लाम के नाम पर इस्लामिक एजुकेशन देने के लिए खुदाई खिदमतकार ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा। वो इस्लाम कहाँ गया? वो एक इस्लामिक लीडर नहीं है, उनका जिक्र क्यों नहीं आ सकता? तो मेरी नज़र में ना सिर्फ ये दो खैबर पख्तूनख्वा हैं, ये दो पाकिस्तान हैं जो आमने सामने हैं, जो दो सोच वो आमने सामने हैं। और यही हुआ 2016 में भी, जब बादशाह खान यूनिवर्सिटी पे 4 टेररिस्ट ने 22 लोगों का कत्ल कर दिया। तो एक तरफ बादशाह खान का विजन है खैबर पख्तूनख्वा का, जो चाहते हैं बच्चे एजुकेट हो, दूसरी तरफ स्टेट का विजन है जिसने तालिबान के, जो फादर ऑफ द तालिबान का मदरसा है, उसको मिलियंस दिए थे पीटीआई की हुकूमत। एक तरफ स्कूल्स हैं, एजुकेशन है, एक तरफ मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जिहादी फैक्ट। एक तरफ बादशाह खान की फ़िलॉसफी है, एक तरफ पश्तो है, और दूसरी तरफ स्टेट नैरेटिव्स हैं और स्टेट की एजुकेशन है, सिंगल नेशनल करिकुलम। शायद यही पाकिस्तान की ट्रेजेडी है
कि आलमी दुनिया का एक सबसे बड़ा लीडर पाकिस्तान के लिए विलन है और इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा लीडर अफगानिस्तान में दफन है।